Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों आप सबने SIR के बारे में सुना होगा। हमने कई बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में डिस्कशन किया, राइट? जैसे हमने बिहार में देखा कि जिन भी लोगों की डेथ हो गई थी या फिर जो परमानेंटली माइग्रेट हो गए थे उनका नाम हटाया गया, लोगों का नाम ऐड किया गया, एक तरह से वोटर लिस्ट को क्लीन अप किया गया। अब यही एक्सरसाइज अलग अलग स्टेट्स के अंदर चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बताया है कि गोवा जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इन फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन के अंदर। पर अगर हम केरला की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर काफ़ी कम अभी तक डिजिटाइजेशन यहाँ पे हुआ है। पर यहाँ पर ना इस एसआईआर की प्रक्रिया डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोटर लिस्ट क्लीन होना अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर एक शिकायत जो बीएलओज है ना उनके द्वारा आ रही है। दोस्तों बीएलए होते हैं आपके बूथ लेवल ऑफिसर, वही कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर। पर ऐसा बताया जा रहा है कि बीएलओज जो है ना वो बहुत ज़्यादा आज के समय ओवर बर्डनड है, इतना सारा काम है। काफ़ी सारे बीएलओज की डेथ भी हुई है। कुछ बीएलओज ने ये भी धमकी दी है कि वो सुसाइड कर लेंगे, इतना ज़्यादा काम अचानक से उनके ऊपर बढ़ा दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं कुछ इन पे ऊपर भी हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि ताकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनके ऊपर इतना भी ज़्यादा प्रेशर ना आए कि यहाँ पे उनकी अपनी हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो बॉलीवुड के आइकन थे धर्मेंद्र जी, उनकी कल यहाँ पे डेथ हो गई है, राइट? पहले देखो कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ आई थी पर वो अपने आप में फेक न्यूज़ थी, जो पिछले हफ्ते आई थी। तो काफ़ी सारी मीडिया ने बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल ढंग से उसको रिपोर्ट किया, राइट? तो थोड़ा-सा मीडिया को भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। बट डेफ़िनेटली धर्मेंद्र जी का जो करियर था वो अपने आप में बहुत ही शानदार था। बहुत सारे 60 सालों की जो उनकी 60 साल का जो उनकी जर्नी थी बॉलीवुड के अंदर, उसमें बहुत सारे हिट्स इन्होंने यहाँ पे दिए। दोस्तों डेट है आज की 25 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों जिन भी बच्चों को कोई भी सी सेट में परेशानी आती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने लेके आया है सी सेट का बैच। अब ये सी सेट का जो बैच होगा इसमें कम्प्लीटली हम क्वांट भी, रीजनिंग भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में कवर करेंगे। एंड कोशिश ये होगी कि कोई भी बच्चा जो अगले साल अपना सी सेट का अटेम्प्ट देने जा रहा है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए सी सेट को क्लियर करने के अंदर। बाकी इसी बैच के अंदर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस, डीपीपीज, सारा कुछ यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारा कवर्ड रहेगा। इस पर्टिकुलर बैच का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बैच के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों कल यानी कि 24 नवंबर को हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। पिछले जो जस्टिस थे जस्टिस बी आर गवई जी, उनका जो टर्म था वो कंप्लीट हुआ एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे सूर्यकांत जी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे बन गए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को और सीजीआई के बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों सीजीआई जो होते हैं वो भारत की जुडिशरी के हेड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे प्रिसाइड करते हैं। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल 124 की, ये आर्टिकल 124 दरअसल में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है एंड यही जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वो रूल्स बना पाए सीजीआई की सुपरविजन के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 146 में जो सीजीआई हैं वो सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को अपॉइंटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 130 बात करता है कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट की सीट हम दिल्ली से किसी और जगह शिफ्ट करना चाहें तो उसका अप्रूवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे अप्रूव करते हैं। ये आर्टिकल 130 के अंदर मेंशन है। बात रही इनके रिमूवल की, तो अगर सीजीआई को रिमूव करना हो ना तो वो केवल और केवल प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए ही उनको रिमूव किया जा सकता है। ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करना, अगर सीजीआई को रिमूव करना है तो मोशन किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। अगर ये आ जाते हैं तो मोशन शुरू होगा और फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ताकि ये चेक किया जाए कि ये सब चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर कमेटी ने चार्जेस अपहोल्ड कर दिए, फिर उस केस में यहाँ पर दोनों के दोनों हाउसेस को
आपका मोशन पास करना पड़ेगा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें होती हैं फिर अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट यहाँ पे सीजीआई को रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिमूवल का प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान रखना, सीजीआई के लिए ना कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सीजीआई का वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एक सुप्रीम कोर्ट जज का होता है। बेसिकली वो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट जज के तौर के ऊपर या तो काम किया होना चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट एडवोकेट हुए होने चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, या फिर ये अपने आप में आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट ओपिनियन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आखिरी वाली बात है ना, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ही होती है, वहां पे जजेस के केस में ही। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बाकी इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें, इनको अपॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और एक ना प्रथा चलती आ रही है, कन्वेंशन चलती आ रही है सीनियोरिटी की, यानी कि जब आपके चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो वो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे ना, उनको यहाँ पे रिकमेंड कर देंगे एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे जो मुद्दा होगा वो जाएगा यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के पास, वो यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पूरा देखेंगे एंड इस तरह से फाइनली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे सीजीआई को अपॉइंट कर देते हैं। इनकी जो एज होती है वो होती है अप टू 65 ईयर्स। ठीक है, इनका कोई टेन्योर नहीं होता, जब तक उनकी उम्र 65 साल ना हो जाए तब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं। बाकी अगर मान लो सीजीआई को रिजाइन करना हो तो वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग अ रिटन रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर रेजिग्नेशन खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उस केस में पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पार्लियामेंट तभी इन्वॉल्व होगा जब रिमूवल करना होगा चीफ जस्टिस का। बाकी इनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस होती हैं उनको हेड करने की जिम्मेदारी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सीजीआई होते हैं ना, ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। बेसिकली कहने का मतलब कि कौन सा केस कहाँ पे सुना जाएगा, कौन सा बैच, कौन सा जो केस है किस बेंच के ऊपर एलोकेट होगा, वो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें बेंचेस फॉर्म करना, कोर्ट कैलेंडर मैनेज करना, वो सारा काम भी, बाकी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, स्टाफ, इंटरनल प्रोसेस को देखना, वो सब सीजीआई की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा ना जो कोलिजियम सिस्टम आज के समय हमारा एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, उनके ट्रांसफर की बात करते हैं, उस कोलिजियम को हेड करने की जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस की ही है। एंड साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी प्रेसिडेंट को कोई मुद्दों के ऊपर एडवाइस चाहिए तो यहाँ पे चीफ जस्टिस अपने बेंच के माध्यम से यहाँ पे एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा काम रहता है चीफ जस्टिस का। एंड डेफिनेटली दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत जी, तो उनकी भी अगर हम बात करें तो देखो ये पहले चीफ जस्टिस हैं हरियाणा से। अगले लगभग आप 16 महीने कह सकते हो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस देश के यहाँ पे बने रहेंगे। और बहुत ही शानदार इनका रिकॉर्ड रहा है फेडरलिज्म के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर अपनी रूलिंग देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, जेंडर जस्टिस, इन सब मुद्दों के ऊपर। ठीक है ना। तो इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें ना, देखो आर्टिकल 370 के ऊपर जो वर्डिक्ट आया उनके अंदर आपकी इनका रूल था, इनकी इनकी रूलिंग थी। उसके अलावा अगर हम बात करें पेगासस का जो पूरा मुद्दा था, बिहार का इलेक्टोरल रोल जो बात हुई थी ना बीच में कि किस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो जब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन को जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनका डेटा देना पड़ेगा, तो वो सारी रूलिंग के अंदर भी यहाँ पर ही वॉज पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर रूलिंग। इसके अलावा 124A सेडिशन लॉ के ऊपर जब स्टे लगाया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो माइनॉरिटी स्टेटस रिकंसिडरेशन किया गया उस पर्टिकुलर केस पे भी ये थे। तो इस तरह से इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात जो हो गया इसके ऊपर भी अपहोल्ड किया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं एंड उम्मीद यही रहेगी कि बहुत अच्छे से आने वाले समय के अंदर ये काम करेंगे। पिछले 5 सीजीआई की बात करूँ ना तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि हमारे लास्ट 5 सीजीआई थे, एक तो यूयू ललित जी, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, उसके बाद आपके संजीव खन्ना जी, फिर बीआर गवई जी, एंड अब यहाँ पे नवंबर से लेकर अगले साल मतलब सॉरी 2027 फरवरी तक रहेंगे सूर्यकांत जी। तो ये 5 आखिरी सीजीआई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहां पर तख्ता पलट हो गया था एक तरह से। राइट, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको यहाँ पे देश छोड़ के भारत आना पड़ा। राइट, उसके बाद फिर हमने नोटिस किया कि जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद से फिर जो वहाँ की यूनस सरकार है
वो अभी तक कामकाज देख रही है, अभी तक वहां पे इलेक्शन नहीं हुए उसके बाद। ठीक है। अब बांग्लादेश ने पता क्या किया है, बांग्लादेश ने भारत सरकार को यहाँ पे ऑफिशियल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी है कि आप जो शेख हसीना को ना वापस बांग्लादेश भेजिए। अब यहां पे बात आती है कि सर ऐसा बांग्लादेश क्यों कह रहा है। देखो एक्चुअली ना भारत और बांग्लादेश के अंदर 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर बात हुई थी कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई करी गई है किसी पर्टिकुलर लीगल केस के अंदर, यहाँ पर वो एक तरह से उनका नाम आया है, उनके ऊपर वहां के कोर्ट ने या भारत के कोर्ट ने कुछ उनके ऊपर यहाँ पे उनको गुनेवार साबित किया है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि सामने वाला देश उसको सामने वाले देश में भेज देगा। तो जैसे अगर हम बात करें शेख हसीना जी की, इनके ऊपर भी वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लगे हैं एंड वहाँ पर इनको गिल्टी भी प्रूव किया गया है। तो दैट इज़ वाई बांग्लादेश ने हमारे पास यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो इस तरह से हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रीटी थी, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है 2013 ऑनवर्ड्स, कि क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए हमने ये ट्रीटी साइन की थी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे लोग जो सीरियस क्राइम्स के लिए उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को हैंड ओवर किया जा पाए, इसके लिए करने के लिए हमने ये ट्रीटी साइन की। एक्चुअली पता क्या हो रहा था, बहुत सारे बांग्लादेश के जो मिलिटेंट्स थे ना, वो हमें देखने को मिल रहे थे कि वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर आके छुप जा रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्राडाइट आसानी से किया जा पाए, इसके लिए भी हमने यहाँ पे ट्रीटी साइन की। बाकी ध्यान में रखिएगा, ये ट्रीटी उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल है अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस रिक्वेस्टिंग स्टेट के आउटसाइड कमिट हुआ है। कहने का मतलब, मान लो कोई ऑफेंस हुआ है किसी और तीसरे देश के अंदर, पर अगर वो दोनों देशों के अंदर ऑफेंस है, भारत में भी बांग्लादेश के अंदर भी, पर और वो इंसान मान लो इंडिया में आके रह रहा है, तो भारत उसको एक्स्ट्राडिट करके उसको बांग्लादेश भेज देगा। ये भी चीज इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रीटी में डुअल क्रिमिनलिटी की हमें बात करी गई है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस है जो दोनों देशों में पनिशेबल है, भारत में भी उसके लिए यहाँ पे आपकी सजा होती है, बांग्लादेश में भी सजा होती है कम से कम 1 साल की। ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंसेस यहाँ पे इस ट्रीटी के अंदर कवर्ड हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बांग्लादेश में वो ऑफेंस है, भारत में वो ऑफेंस है ही नहीं, तो उस केस में एक्स्ट्राडिट करना फिर जिम्मेदारी नहीं होती, वो अपनी इंडिया की ऊपर मर्जी के ऊपर आ जाती है। पर अगर मान लीजिए ऐसा है कि 1 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है दोनों पर्टिकुलर देशों के अंदर, उस केस में यहाँ पर इसको इस ट्रीटी के अंतर्गत वो कवर होता है। इसमें आपके टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम, मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये सारे आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर वर्ड का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी का मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक तो होता है अटेम्प्ट करना, मान लो किसी को मर्डर के लिए अटेम्प्ट किया गया, ठीक है ना, उसकी मदद करना, उसको रोकना, इंसाइटमेंट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, या फिर एक तरह से किसी के मदद के तौर के ऊपर उसको पार्टिसिपेट करना, ये सब भी ऑफेंसेस के अंदर ही यहाँ पे कवर्ड रहते हैं। बाकी इसके अलावा आपको ध्यान पता क्या रखना है, अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस पॉलिटिकल है, उसके लिए एक्स्ट्राडिशन को मना किया जा सकता है। ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर पॉलिटिकल ऑफेंस होता क्या है, इसको थोड़ा हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, और उसमें ना हमने ये बता दिया है कि अगर मान लो मर्डर हुआ, किसी को मैन स्लॉटर हुआ, किडनैपिंग हुआ, टेररिज्म हुआ, ये सब चीजों को हम पॉलिटिकल ऑफेंस यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। इनको साफ तौर पर एक्सक्लूड किया गया है ताकि इसका मिसयूज ना हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमें लगता है कि किसी को परसिक्यूट करने के लिए एक्सट्रेडिशन करवाया जा रहा है रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या उनके पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए, उस केस में एक्सट्रेडिशन मना किया जा सकता है। जैसे देखो, हो सकता है ना कि शेख हसीना को यहाँ पे बुलाया जाए क्योंकि वहाँ की जो अभी रूलिंग पार्टीज हैं वो चाहती हों कि शेख हसीना को, वो ऑपोजिशन में है ना, मतलब शेख हसीना एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको पसंद नहीं करती वहाँ की रूलिंग पार्टी, तो इसके लिए यहाँ पे उनको बुलाया जाए। तो इस केस में भारत हो सकता है कि मना भी कर दे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट हमने एक्स्ट्रेडिशन को डिनाई करने की प्रावधान इस ट्रीटी में मेंशन्ड है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्स्ट्रेडिशन मांगी जा रही है, तो उस पर्सन को केवल उसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं लिमिटेड प्रोसिक्यूशन। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्राडाइट ए पर्पस के लिए किया गया और आपको वहां पे सजा मिल गई बी पर्पस के लिए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर स्टेट है तो वहां पे वो मना भी कर सकती है अगर मान लीजिए कुछ कारण रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करी गई है वो सही नज़रिए से या सही इंटेंशन के साथ नहीं करी गई है, उस केस में एक्स्ट्राडिशन को मना भी किया जा सकता है। अगर मान लो बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है तो उस केस में भी यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को मना किया जा सकता है। अगर केवल और केवल मिलिट्री ऑफेंस के लिए या फिर ऐसी सज़ा है जिसके लिए जो सज़ा का प्रावधान 1 साल से कम है, वहाँ पर भी आपका एक्स्ट्राडिशन को मना किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं आपकी इंडिया और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या शेख हसीना को हम बांग्लादेश वापस भेज देंगे? देखो ये डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर, पर डेफिनेटली इंडिया उसमें मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना कि अगर मान लो हमें लगता है कि कोई गलत इंटेंशन से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई है, तो हम मना कर सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि वी डोंट थिंक दैट इट इज़ इन गुड फेथ, या फिर हमें जस्टिस रिलेटेड कंसर्न्स के ऊपर भी हम यहाँ पे मना कर सकते हैं। पर इससे दिक्कत पता क्या होगी? इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े और खराब हो जाएँगे, ठीक है ना? या फिर अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि जो शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करवाने की रिक्वेस्ट है वो अपने आप में पॉलिटिकल नेचर की है, तो वहाँ पर भी हम उनको मना कर सकते हैं। पर दिक्कत यही आएगी कि इससे फिर हमारे न्यू दिल्ली और जो ढाका की रिलेशनशिप है, वो मेंटेन करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। दैट इज़ द ओनली कंसर्न। तो देखते हैं इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के ऊपर भारत कैसे एक्ट करता है, कैसे दोनों देश बातचीत करते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। विल कम टू नो इन द कमिंग फ्यू डेज। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज गुरु तेग बहादुर जी। दोस्तों कल 24 नवंबर थे एंड 24 नवंबर को हमने यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का जो 350th मार्टिरडम डे जो शहीदी दिवस था उसको यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया। एंड इस मौके के ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट्स पे किए। तो थोड़ा सा हमें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी को पॉपुलरली हिंद दी चादर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ना हिंदूज और बहुत सारी कम्युनिटीज़ के जो फ्रीडम थी, रिलीजियस फ्रीडम थी, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। बेसिकली ना ये हिंदी चादर कहने के पीछे एक कारण ये भी है कि उस समय ना जो औरंगज़ेब था, वो औरंगज़ेब अलग-अलग धर्मों के लोगों को कन्वर्ट करवा रहा था। तो कहीं न कहीं हिंदुइज़्म को और बाकी धर्मों को यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी आगे आए और इन्होंने अपनी शहादत दे दी यहाँ पे धर्मों की रक्षा के लिए, ठीक है? इसीलिए इनको हिंदी चादर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु हैं, ठीक है? एंड इनका जो जन्म हुआ था वो त्यागमल के नाम से हुआ था एंड ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ 6th गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, राइट? अब इनको जो नाम मिला तेग बहादुर, ये नाम मिला इनके जो माइटी ऑफ द स्वॉर्ड, बेसिकली कहने का मतलब है माइटी का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल। तो जिस तरह से अपनी ये अपने जो हथियार थे उनका जैसे इस्तेमाल करते थे, उनसे इनका यहाँ पे नाम आया। एंड मुगल फोर्सेस के अंदर ये बहुत उनके अगेंस्ट ये बहुत बहादुरी से लड़ी। 8वें गुरु हमारे थे, ठीक है, गुरु हरिकृष्ण जी। उसके बाद 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर जी एंड इनके जो बेटे थे 10th गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो ये थोड़ा इनके बारे में आपको क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी देखो, जैसे हम लोग भजन की बात करते हैं उसी तरह से सिखिज्म के अंदर होते हैं शब्द, शब्द कीर्तन जिसको आप कह सकते हो। तो 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो शब्द है, जो भजन है, आप एक तरह से कह सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो यहाँ पे इन्होंने कंपोज़ किए। उसके साथ ही साथ जो अनंतपुर साहिब सिटी है पंजाब के अंदर, यहाँ पे इन्होंने इनको फाउंड किया एंड इसी पर्टिकुलर सिटी को हम एक तरह से बर्थ प्लेस ऑफ खालसा भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की साधना की थी वो यहीं पर की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ये इन्होंने अलग-अलग जगह जा जाकर जो सिखिज़्म की टीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुँचाई। किस तरह से इक्वालिटी की बात करता है, सब धर्मों के बीच में, सब लोगों के बीच में एक तरह से शांति का उपदेश देता है, वो भी यहाँ पे इन्होंने बात करी। जो मैं बता रहा था औरंगज़ेब कन्वर्ट करवा रहा था लोगों को, तो यहाँ पे इन्होंने इसको रोका। जैसे कश्मीरी पंडित को यहाँ पे कन्वर्ट करवाने की कोशिश थी औरंगज़ेब की, और बाकी अदर नॉन मुस्लिम्स को कन्वर्ट कराने की कोशिश थी। तो ये सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई। अब आप लोग जानते होंगे दिल्ली के अंदर आपको शीशगंज गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है। ये दरअसल में जो शीशगंज गुरुद्वारा है ना, ये गुरु तेग बहादुर जी के ऑनर में ही यहाँ पे बनाया गया है। बेसिकली जब गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया औरंगज़ेब की बातें सुनने से और औरंगज़ेब के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो इनको यहाँ पे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था और वो जगह और कोई नहीं, वो दिल्ली ही थी। उसी जगह के ऊपर आज के समय आपको शीशगंज गुरुद्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चांदनी चौक के अंदर। इसके अलावा वहाँ पे अगर हम बात करें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये भी आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। वहाँ इनकी यहाँ पे क्रिमेशन साइट आपको देखने को मिलेगी।
राइट। और इनकी जो शहादत थी उसी को हम यहाँ पे ऑनर करते हैं एंड इसीलिए हम हर साल 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं आपको यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक के, दैट इज ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। देखो आप लोगों ने ना मेथ के बारे में सुना होगा, ठीक है, इसको आप मेथ बोलते हैं कुछ लोग इसको क्रिस्टल मेथ के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्पीड या आइस के नाम से बोलते हैं। बेसिकली एक तरह का ये नशा होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथाफेटामाइन, ठीक है, ये इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, पॉपुलरली इसको मेथ बोला जाता है। अब हमारी जो दिल्ली पुलिस है और साथ साथ अगर हम बात करें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने यहाँ पर 328 किलो मेथ जो थी यहाँ पे आपकी जब्त कर ली है। और ये जो जब्त की गई है इट इज अंडर द ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। तो थोड़ा सा हमें इस ऑपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखो ये जो आपका ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस है ना, इसमें आपका एनसीबी और दिल्ली पुलिस मेन रोल प्ले कर रही हैं और इसमें कोशिश ये है कि इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत और विदेशों में जो आपकी सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है ना इलीगली, उसको यहाँ पे एक तरह से रोका जाए, ठीक है। तो अलग अलग जगह के ऊपर हम इस तरह से छापे मार रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो भी कुरियर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैंडलर्स का, सेफ हाउसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमें यहाँ पता लगा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ के इसके पीछे मास्टरमाइंड है, हम उनको भी यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस है। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ मेजर रोल जो पकड़ा जा रहा है वो मेथ पकड़ा जा रहा है। मेथ एक ऐसी चीज होती है जो आपकी डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे इफेक्ट करती है। इसको आइस के नाम से या क्रिस्टलाइन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और काफी आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे भेजा जा सकता है। और देखो ये जो ड्रग है ना ये लाखों करोड़ों में यहाँ पे बिकती है, इतना ज्यादा महंगी होती है एंड इसको कंज्यूम करने वाले लोगों को एक तरह से नशा सा हो जाता है, उनके काम करने की क्षमता थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई हमने यहाँ पे मेथ को हमने रेगुलेट किया हुआ है अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, दैट इज एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर हमने यहाँ पे इसको रेगुलेट किया हुआ है। तो ये एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से इस पर्टिकुलर मेथ को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, पोजेस करना, उसको बेचना, परचेज करना, ये हर एक चीज यहाँ पे इसके अंतर्गत वर्जित है, प्रोहिबिशन यहाँ पे इसका किया गया है। तो बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज कोशिश करती हैं कि इसको यहाँ पे इन एक्ट के प्रोविजन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। बाकी अगर हम बात करें, जो हम ये एनडीपीएस एक्ट लेकर आए थे वो इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि भारत ने यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 का भारत सिग्नेटरी है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए भारत ने एनडीपीएस एक्ट यहाँ पे लेकर आया था। अब दोस्तों थोड़ा सा हमें यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन इसी के द्वारा लीड किया जा रहा है। अगर हम बात करें ना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है एंड जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस होते हैं उनको देखना, इस तरह से इलीगल ड्रग कंट्रोल जो है उसके ऊपर काम करना, ये सारे काम आपके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ही यहाँ पे करता है, ठीक है ना। इसको 1986 में यहाँ पे आपका क्रिएट किया गया था ताकि हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का उसको पूरी तरह से हम सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएं एंड जो भी इसका वायोलेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम सही तरह से लड़ पाएं। ये सारा काम आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ही हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने जो है दैट इज इंडोनेशिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना पोलियो की, तो आपको ध्यान रखना है कि पोलियो 3 प्रकार की हो सकती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर मैं बात करूँ ना टाइप 1, तो टाइप 1 आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, बाकी देशों से ये खत्म हो चुका है। टाइप 2 और टाइप 3 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही चुके हैं। पर क्वेश्चन आता है कि सर फिर ये इंडोनेशिया को आप कैसे कह रहे हो पोलियो फ्री, जब बाकी सारे देश, बाकी सारे टाइप्स आपकी पोलियो फ्री तो घोषित हैं। होता पता क्या है, एक चीज होती है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो। एक्चुअली पता पॉइंट इस बात को समझना कि जब हम बात करते हैं ना पोलियो की, तो वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन की वजह से कई बार ऐसा देखा गया कि मान लो किसी जगह के ऊपर लोगों को कम वैक्सीन लगी है, तो जिन लोगों को वैक्सीन लग जाती है उनसे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को पोलियो होने का खतरा बढ़ जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव पोलियो। समझना इस बात को, अगर मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, तो उस केस में क्या होता है, मान लो किसी बंदे को वैक्सीन लग गई, तो उस केस में जो वायरस होगा ना वो हो सकता है उस पर्सन से सर्कुलेट करे, उनसे एक तीसरा एक्सीटा से हो सकता है सर्कुलेट करे।
और इस तरह से सर्कुलेट करते करते वो और लोगों तक यहाँ पे वो आपका जो पोलियो वायरस है वो पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। इसीलिए यहाँ पर जो WHO है वो ये बोलता है कि इसको रोकने के लिए ना हमें हाई क्वालिटी इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाने पड़ेंगे, बड़े स्तर के ऊपर हमें इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि वैक्सीन की वजह से यहाँ पे बाकी लोगों को यहाँ पे पोलियो ना हो। ठीक है, तो इंडोनेशिया के अंदर यही वैक्सीन ड्राइव पोलियो के केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, पर अब यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर ये केसेस देखने बंद हो गए हैं। सो दैट इज वाई इंडोनेशिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक तो होती है वैक्सीन ड्राइव पोलियो, और कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले आप ये समझ लो कि ये अपने आप में एक वायरल डिजीज है जो खासकर बच्चों को इंपैक्ट करती है जिनकी उम्र 5 साल से कम की होती है। तो वायरस ये जो होता है ये आपका एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है, फीकल ओरल रूट के माध्यम से, या फिर गंदा खाना मतलब जिसमें ये पोलियो वायरस अपने आप को देखने को मिलेगा, उसके माध्यम से। अब ये वायरस जो होता है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई होता है और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जाता है। एंड इसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि हमारी बॉडी के कई अंग चलने बंद हो जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि बच्चों में पोलियो हो चुका है तो कोई बॉडी की आर्म, कोई बॉडी की जो आपकी लेग्स हैं वो काम करनी बंद कर देती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पोलियो का कोई इलाज है या नहीं है? हम लोगों ने पोलियो की 2 बूंद तो सुनी है, पर क्या पोलियो को कोई इलाज है या नहीं है? देखो यहाँ पे इनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें पता क्या होता है, इसमें एट्यूनेटेड मतलब वीकेंड लाइव पोलियो वायरस होगा, जिंदा पोलियो वायरस होगा, पर उसको कमजोर किया गया होगा, इसको ओरली दिया जाता है। ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं अच्छी खासी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी आ जाती है एंड उससे लोगों तक ट्रांसमिशन होने का खतरा भी एक तरह से कम हो जाता है। ये जो आपका नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, ये काफी हद तक एक अच्छा सोल्यूशन आपका माना जाता है। ये तो है बात किसकी, आपकी लाइव वीकेंड वायरस की। एक होता है आपका इनएक्टिवेटेड मतलब यहाँ पे वायरस आपका मरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी वैक्सीन दी जाती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसके माध्यम से भी हम यहाँ पे इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे उसको बढ़ा पाएंगे। तो भारत को भी पोलियो फ्री स्टेटस मिल गया था 2014 के अंदर, क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई पोलियो का केस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो भारत ने अच्छा काम किया है। अभी इंडोनेशिया ने भी काफी अच्छा यहाँ पे काम किया है, इसीलिए इंडोनेशिया भी यहाँ पे पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में केसेस जो आए थे वो आपका जो सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो था ना, वहीं से हमें कुछ केसेस हमें देखने को मिले थे 2022 वगैरह के अंदर। पर धीरे धीरे अगर हम बात करें, आखिरी केस जो आया था इंडोनेशिया के अंदर वो 27 जुलाई को आया था, 27 जून को 2024 को। तो लगभग 1.5 साल हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ पे इंडोनेशिया को इस तरह से पोलियो फ्री हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है एंड यहाँ पे हमने अच्छा काम किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट, एंड जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका रेड सैंडर्स के बारे में। तो रेड सैंडर्स का दोस्तों IUCN स्टेटस जो होता है वो एंडेंजर्ड ही है, ये अपने आप में करेक्ट है। एक्साइज सागर कवच की बात करें तो यस, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। आखिरी स्टेटमेंट की बात करें तेजस एयरक्राफ्ट की, तो दरअसल में इसको आपका जो MiG-21 है ना उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हम लाए हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इसी तरह से सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।